आज बीएससी फाइनल ईयर के अंदर सेकंड यूनिट का लास्ट टॉपिक करना है हमें, लिमिटेशंस ऑफ सीएफटी। बीएससी थर्ड ईयर लिमिटेशंस ऑफ सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की सीमाएं। ठीक है, तो देखो लिमिटेशंस ऑफ सीएफटी जो है इसके अंदर वीबीटी हम कर चुके हैं। अब उससे लिमिटेशंस ऑफ सीएफटी से पहले हम इसके एप्लीकेशन देख चुके हैं। इसके एप्लीकेशंस का जो मेन रोल होता है वो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल में, ऑक्टाहेड्रल फील्ड और टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल फील्ड का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है, क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए होता है। क्या करने के लिए होता है? मैग्नेटिक मोमेंट को समझाने के लिए होता है कि अष्टफल के क्षेत्र में मैग्नेटिक मोमेंट और चतुष्फल के क्षेत्र में मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो किस प्रकार से चेंज होता है, या जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो किस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, एप्लीकेशंस देखे हमने, और उसके बाद हमने एक चीज़ और सीखी वहाँ पर कि चुंबकीय आघूर्ण के वैल्यू से हमने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्ञात करने सीखे सेंट्रल मेटल के अंदर, यानी कि म्यू की वैल्यू के बेस पर हमने क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना सीखा, जिसमें कि द्विघात समीकरण बनती है एक, और इस द्विघात समीकरण को जब सॉल्व करते हैं तो आपके पास x के दो मान प्राप्त होते हैं, या हम कह सकते हैं वहाँ पर n के दो मान प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? n के या x के दो मान प्राप्त होते हैं, जो भी कंपोनेंट लिया हुआ होता है वहाँ पे। तो उस n के दो मान में से हमें देखना होता है कि नेगेटिव आती है एक वैल्यू और एक पॉजिटिव आती है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की संख्या नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी। तो जो पॉजिटिव वैल्यू होती है वही हमारा क्या है, उस सेंट्रल मेटल या उस चुंबकीय आघूर्ण के लिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है। जैसे यहाँ पर आपको दे दिया 5.9, तो हमने निकाला था 5.9 है, तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 5 होंगे। कितने होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो आज हम लास्ट इसमें देख लेते हैं लिमिटेशंस ऑफ सीएफटी। देखो, सबसे पहली जो है इसकी लिमिटेशन सीएफटी की, वो ये है इसकी स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी से। स्पेक्ट्रोकेमिकल देखो यहाँ पर क्या इसका ड्रॉबैक है, लिमिटेशन है। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो है उसके अकॉर्डिंग यहाँ कुछ और परिणाम आते हैं, और इस सीएफटी की जो मुख्य अवधारणाएं हैं, इसके जो मुख्य अभिग्रहित हैं, उसके अकॉर्डिंग कुछ और रिजल्ट आता है। कैसे? देखो, सीएफटी जो है इसका बेस पॉइंट, इसका मुख्य आधार ये है कि मेटल और लिगेंड के बीच जो बंधन है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, यानी कि आयनिक बंध है, प्योर आयनिक बॉन्ड। सीएफटी कहता है मेटल और लिगेंड के बीच ये जो बॉन्डिंग है, ये बॉन्डिंग जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से बंधित हैं। एक दोनों क्या हैं? स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, यानी ये दोनों स्थिर वैद्युत आकर्षण बल से बंधे हुए हैं। ठीक है, और इसका मतलब होता है आयनिक बंध, प्योर आयनिक बंध। यानी कि सीएफटी की जो मेन पॉइंट्स हैं, इसके जो पोस्टुलेट्स हैं, इसकी जो अवधारणाएं हैं, वो ये कहती हैं
कि केंद्रीय धातु और लिगेंड के बीच में जो आकर्षण है या केंद्रीय धातु और लिगेंड जो हैं वो एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधे हुए होते हैं, यानी कि उनके बीच प्योर आयोनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्या होता है? शुद्ध आयनिक बंध उपस्थित होता है। ये कहता है CFT की मेन कंसेप्ट, इसकी जो मूल अवधारणाएं हैं। क्या है? मूल अवधारणा। लेकिन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्या है, वहाँ पर इसके कुछ विपरीत रिजल्ट्स आ रहे हैं। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लिगेंड्स की श्रेणी होती है, तो वहाँ पर क्या है, जो ऋणावेशित लिगेंड हैं, जैसे सपोज मेटल के साथ OH माइनस एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मेटल जो होता है ये क्या होता है, ये मेटल धनायन होता है और लिगेंड के ऊपर क्या है, ऋणायन है। तो इनके बीच जो अट्रैक्शन है ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मेटल धनायन यानी केंद्रीय धातु आयन और ऋणावेशित लिगेंड के बीच जो आकर्षण है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और OH माइनस, तो इनके बीच जो ये अट्रैक्शन है ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लेकिन इसके कंपैरिजन में जो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है वो होती है मेटल धनायन Mn प्लस H2O, जो कि न्यूट्रल लिगेंड है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या है, मोर स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर तो पॉजिटिव नेगेटिव है, तो आयनिक बॉन्ड में तो पॉजिटिव नेगेटिव जब संपर्क में आ रहा है धातु धनायन के साथ नेगेटिव लिगेंड, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होनी चाहिए, जबकि क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होती है। कंपैरिजन में वाटर के, जल के साथ केंद्रीय धनायन जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कर रहा है। हालांकि यहाँ पर जो न्यूट्रल लिगेंड है वो पोलर बिहेवियर शो करता है। क्या है? मैंने उस दिन बताया था लिगेंड एक डाइपोल की तरह बिहेव करने लगता है, जिससे ऋणावेश सिरा क्या है, केंद्रीय धातु आयन की ओर हो जाता है। तो यहाँ पर वाटर मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग कर रहा है देन OH, तो हम कह सकते हैं कि OH की जो स्टेबिलिटी है वो कम है वाटर से। भाई बंध बनाने की जो सामर्थ्य है केंद्रीय धातु के साथ या धनायन के साथ, वो वाटर ज़्यादा शो कर रहा है, जल ज़्यादा शो कर रहा है, जबकि ये क्या है, एक न्यूट्रल लिगेंड है। और इसकी मूल अवधारणा के अनुसार आयनिक बंध में OH के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर इसके कंपैरिजन में क्या है, वीक बॉन्डिंग है। तो पहली लिमिटेशन तो इसकी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से है, जो कि इसके आधारभूत या मुख्य जो पोस्टुलेट्स हैं, जो इसके बिंदु हैं, जो इसने बताए आधार पॉइंट, अवधारणा उनसे मेल नहीं खाता है। क्योंकि अवधारणा के अनुसार मेटल लिगेंड के बीच प्योर आयोनिक बॉन्ड होता है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। अगर ऐसा है तो OH के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होनी चाहिए केंद्रीय धनायन की, केंद्रीय धातु धनायन की, जबकि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग जो होती है वो केंद्रीय धातु धनायन के जल के अणु के साथ होती है, जो कि एक उदासीन लिगेंड है। ठीक है, तो यहाँ पर पहली लिमिटेशन तो ये थी, जिसको ये नहीं समझा पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ पर प्रबल बंधन हो रहा है, यहाँ पर दुर्बल हो रहा है इसके कंपैरिजन में, यानी H2O की बॉन्डिंग नेचर ज़्यादा है स्ट्रॉन्ग के केस में, सामर्थ्यता में OH का कम है, जबकि इसकी अवधारणा कुछ और कहती है कि OH के साथ होनी चाहिए। इसको ये नहीं समझा सका। तो पहली लिमिटेशन तो है CFT की ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से, कि इसके मुख्य बिंदु या मुख्य अवधारणा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अनुसार नहीं है, इसके अनुसार नहीं है। ठीक है, दूसरी लिमिटेशन देखते हैं। देखो, दूसरी लिमिटेशन इसकी ये है कि ये जो CFT है ये कॉम्प्लेक्स के अंदर जो पाई बॉन्डिंग होती है उसको समझाने में असफल रही। नॉट एक्सप्लेन पाई बॉन्डिंग
पाई बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेज। कॉम्प्लेक्स के अंदर पाई बॉन्डिंग को समझाने में ये जो CFT है वो असफल रही, ये नहीं बता सकी कि पाई बंध जो बनता है वो कैसे बनता है, पाई बॉन्ड जो बनता है वो कैसे बनता है, इसको VBT एक्सप्लेन करता है। लेकिन CFT इसको नहीं समझा सका, क्योंकि CFT जो है वो मेटल लिगेंड के बीच आयोनिक बॉन्ड की संकल्पना देता है। तो आयोनिक बॉन्ड की संकल्पना देता है, तो ये पाई बॉन्ड जो है या पाई बंध जो है इसको समझाने में असफल रहा। यानी इसके पास कोई आंसर नहीं था कि मेटल लिगेंड के बीच, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, उसमें पाई बंध कैसे बनता है, इसके बारे में इसके पास कोई आइडिया नहीं था। ठीक है, तीसरी और लास्ट लिमिटेशन देखते हैं इसकी, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंस भी रखती है। देखिए, तीसरी जो लिमिटेशन है, तीसरी कमी है, वो है कलर, कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यानी जो CFT है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स या कंपाउंड्स का जो कलर है उसको एक्सप्लेन करने में असफल रहा। क्या रहा? असफल रहा। इसने ये तो समझाया, इसने कहा कि कोई भी पदार्थ है उसके एनर्जी लेवल से यदि कोई इलेक्ट्रॉन निम्न से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, जैसे इसको हमने E1 कह दिया, इसको E2 कह दिया, तो जब वो E1 से E2 में जाता है तो विजिबल रीजन से, दृश्य क्षेत्र से, किससे? दृश्य क्षेत्र से प्रकाश का अवशोषण करता है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है। और दृश्य क्षेत्र से प्रकाश का एब्जॉर्प्शन करता है तो क्या है, हायर एनर्जी लेवल में, किसमें? हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है, लेकिन वहाँ वो क्या है, अनस्टेबल होता है, उच्च ऊर्जा स्तर में अनस्टेबल होता है। तो वो शीघ्र क्या है, एनर्जी एमिट करता है और लो एनर्जी लेवल में आ जाता है, ऊर्जा उत्सर्जित करता है। ठीक है, और ऊर्जा उत्सर्जित करके निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है। वो कुछ देर यहाँ रुकता है, उसके बाद वो फिर से निम्न ऊर्जा स्तर में आ जाता है। तो इस समय क्या है, वो ऊर्जा को एमिट करता है, जिसके कारण क्या है, किसी यौगिक का रंग प्रदर्शित होता है, रंग दिखाई देता है। ठीक है, तो CFT के अकॉर्डिंग ये हुआ कि यहाँ पर यदि इलेक्ट्रॉन है तो ही रंग प्रदर्शित होगा, रंग दिखाई देगा किसी यौगिक का, क्योंकि यहाँ जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा तो स्थानांतरण किसका होगा, किसी का नहीं होगा। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, यहाँ पर स्थानांतरण नहीं होगा, और स्थानांतरण नहीं होगा तो पदार्थ का रंग भी प्रदर्शित नहीं होगा। तो CFT तो कहता है ये। तो CFT के अकॉर्डिंग तो क्या है कि D0 तथा D10 कन्फिग्रेशन वाले जो यौगिक हैं, D0 तथा D10 कन्फिग्रेशन वाले जो यौगिक हैं वो रंगहीन होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? रंगहीन होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तो DD संक्रमण पाया जा रहा है, जिसके कारण रंग प्रदर्शित होता है। क्योंकि CFT एक्सप्लेनेशन देता है कि जो D ऑर्बिटल हैं, ये D ऑर्बिटल क्या है, स्प्लिट हो जाते हैं T2G और EG में। ये आपका EG हो गया और ये T2G। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांजिट करा दिया आपने, तो क्या होगा, ये DD संक्रमण हो गया, D से D में जा रहा है, DD संक्रमण। और इस DD संक्रमण के कारण ही क्या है, रंग दिखाई दे रहा है। क्या दे रहा है? रंग दिखाई दे रहा है। लेकिन DD संक्रमण तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा?
तभी प्रदर्शित होगा जब इलेक्ट्रॉन होगा। लेकिन जिनका विन्यास d0 और d10 होता है, यानी जिनके d ऑर्बिटल में d0 एक भी नहीं हो और d10 यानी सारे क्या है पेयर्ड हो, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा तो फिर वो कलर शो नहीं करेगा, यानी उसमें dd संक्रमण नहीं पाया जाएगा। तो CFT के अकॉर्डिंग तो d0 d10 कलरलेस होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे एक्सेप्शन भी हैं, कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनका d0 कॉन्फ़िगरेशन है, यानी d0 या d10 है, फिर भी वो कलरफुल हैं और dd संक्रमण के कंपैरिजन में ज़्यादा डार्क रंग प्रदर्शित करते हैं। जैसे KMnO4 और K2Cr2O7, पोटेशियम परमैंगनेट और डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये दोनों जो हैं इनका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो d0 कॉन्फ़िगरेशन होता है। क्या होता है? d0 कॉन्फ़िगरेशन होता है, बट ये कलरफुल है, रंगीन है। क्या है? रंगीन है। KMnO4 जो है ये आपका पर्पल यानी बैंगनी कलर शो करता है, इसके क्रिस्टल जो है डार्क वायलेट पर बैंगनी कलर, और दूसरा जो है K2Cr2O7 ये रेड ऑरेंज कलर के क्रिस्टल देता है। देखो ये जो है इसका विन्यास जो है वो d0 होता है और इसका कॉन्फ़िगरेशन भी d0 होता है। ठीक है, या आप इससे पहले इनका ऑक्सीडेशन नंबर देख सकते हैं। देखो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है तो -8, इधर की तरफ एक पोटेशियम का निकाल देंगे तो +7 बच गया, तो +7 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित कर रहा है और +7 के अंदर ये जो है d0 कॉन्फ़िगरेशन रखता है। d के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यानी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, और फिर भी ये जो है बैंगनी कलर प्रदर्शित करता है। कैसा करता है? बैंगनी रंग प्रदर्शित करता है। ठीक है, इसी प्रकार से K2Cr2O7 है। यहाँ पर देखें 0 यानी ऑक्सीजन 7 है तो 14 नेगेटिव हो गया, तो 2 निकाल दो 12 को 2 में भाग देंगे, Cr2 है तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो क्रोमियम का वो +6 आ गया। कितना आ गया? +6। और +6 के अंदर इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो d0 होता है, यानी d के अंदर क्या है? एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, और फिर भी ये जो है इसके जो क्रिस्टल होते हैं डाइक्रोमेट के, पोटेशियम डाइक्रोमेट के, वो रेड ऑरेंज कलर के होते हैं। कैसे होते हैं? रेड ऑरेंज कलर के होते हैं, लाल नारंगी रंग। लाल नारंगी रंग प्रदर्शित करता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसको CFT नहीं समझा सका, यानी CFT के बाद इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं था कि इनका d0 कॉन्फ़िगरेशन होने के बावजूद ये जो है रंगीन यौगिक होते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? इसको CFT जो है वो नहीं समझा सका। तो ये भी इसकी क्या है? एक लिमिटेशन है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या है, dd संक्रमण नहीं पाया जा रहा है, तो CFT तो केवल dd संक्रमण को समझाता है। CFT केवल dd संक्रमण को समझाता है, और यहाँ पर dd संक्रमण क्या है? अनुपस्थित है। dd संक्रमण अनुपस्थित है, इसलिए CFT ने कह दिया ये कलरलेस होने चाहिए, या अकॉर्डिंग टू CFT ये रंगीन होने चाहिए, लेकिन ये रंग प्रदर्शित करते हैं। उसका रीज़न होता है चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा। चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा। इस चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा के कारण ये दोनों यौगिक रंग प्रदर्शित करते हैं, यानी ये बैंगनी रंग को और ये जो है रेड ऑरेंज कलर को प्रदर्शित करते हैं। चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा।
चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा का मतलब है, चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफ़र मीन्स स्थानांतरित करना, यानी इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण इन यौगिकों में रंग प्रदर्शित या रंग का प्रदर्शन पाया जाता है। ठीक है, और ये जो चार्ज ट्रांसफ़र है ये मेटल टू लिगेंड भी हो सकता है या लिगेंड टू मेटल, यानी कि मेटल से लिगेंड को चार्ज ट्रांसफ़र हो सकता है या लिगेंड टू मेटल। तो जब मेटल से लिगेंड को होता है, मेटल से लिगेंड को चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा होता है तो उसको हम MLCT कहते हैं, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफ़र। और जब लिगेंड टू मेटल होता है तो इसको हम लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र LMCT कहते हैं। क्या कहते हैं? LMCT। इसको हम विस्तार से नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे, 3rd यूनिट के अंदर, कि चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार इसको व्यक्त किया जाता है, किस किस के बीच हो सकता है, मेटल टू लिगेंड के बीच या लिगेंड टू मेटल के बीच। ठीक है, और चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा मेटल टू मेटल और लिगेंड टू मेटल भी देखा जाता है। जैसे DD संक्रमण जो है वहाँ पर क्या है, चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा मेटल टू मेटल हो रहा है, क्योंकि D ऑर्बिटल से D में जा रहा है। D के 2 सेगमेंट हैं, T2G EG, तो T2G में से EG में जा रहा है तो वहाँ मेटल टू मेटल ही हो रहा है, मेटल टू मेटल हो रहा है, जो कि आपके लैपोर्ट सिलेक्शन रूल है उसको मतलब फॉलो नहीं करता, यानी लैपोर्ट सिलेक्शन रूल इसको अलाउ नहीं करता है। DD संक्रमण को, DD संक्रमण को वो परमिशन नहीं देता है। क्यों? क्योंकि लैपोर्ट सिलेक्शन रूल कहता है S से P में हो सकता है, P से D में हो सकता है, D से F में हो सकता है। चार्ज ट्रांसफ़र हो सकता है S से P में, P से D में, D से F में, बट D से D में नहीं होता है, P से P में नहीं होता, S से S में नहीं होता। तो लैपोर्ट सिलेक्शन रूल DD ट्रांजिशन को क्या है, परमिशन नहीं देता है, जिसके कारण चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा जिनमें मेटल टू लिगेंड या लिगेंड टू मेटल होता है उनका जो रंग है वो DD संक्रमण जिनमें पाया जाता है उनसे गहरा होता है। ठीक है, तो ये LMCT और MLCT जो चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा के टाइप हैं, मेटल टू लिगेंड और लिगेंड टू मेटल। हाँ, इसमें बता देता हूँ मैं, KMnO4 और K2Cr2O7 इन दोनों के अंदर क्या है, जो चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा है वो आपका लिगेंड टू मेटल होता है, लिगेंड टू मेटल होता है, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन Mn को देता है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन क्रोमियम को देता है। तो यहाँ पर जो है लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा पाया जाता है। इस सब को ये जो है चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा को CFT नहीं समझा सका, इसलिए ये भी इसकी एक मेन ड्रॉबैक है, लिमिटेशन।